स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक का आइसोमरिज्म, ठीक है ना, आइसोमरिज्म स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी केमिस्ट्री में यूज होगा हर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, स्पेशली ऑप्टिकल आइसोमर से रिलेटेड, तो इसको बहुत ध्यान सुनना है। बहुत ध्यान से करना टॉपिक आइसोमरिज्म, सही ना, आइसोमरिज्म। 10th वाले बच्चों ने भी पढ़ रखा है, 11th वाले बच्चे आए हैं उन्होंने भी कर रखा है ये टॉपिक है पहले, और 9 10 वाले बच्चे जो कर रहे हैं, अगर स्टार्टिंग की क्लासेस अटेंड करेंगे जितना समझ आएगा, स्किप कर देंगे नहीं तो, भाई ये है इनके कोर्स में। आइसोमरिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइसो मींस सेम, मर्स मींस पार्ट्स, सेम पार्ट्स, कुछ ऐसा बोल सकते हैं इसको, आइसोमरिज्म, सही ना। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर डेफिनेशन बताता हूँ इसकी। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, से प्रोपेनॉल लिया मैंने, प्रोपेनॉल लिया, इसका कोई आइसोमर तो ईथर बन जाएगा। जिसने आईयूपीएसी नेमिंग कर रखा है उसको समझ आ जाएगा फिर भी। ये दोनों क्या आइसोमर है, जिसमें सेम कार्बन है, सेम हाइड्रोजन है, सेम ऑक्सीजन है। इसके अंदर 3 कार्बन है, इसमें भी, नेक्स्ट में भी 3 कार्बन है, इसमें 8 हाइड्रोजन है तो इसमें भी 8 हाइड्रोजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन है तो इसमें भी 1 ऑक्सीजन है। तो सेम पार्ट्स कुछ कह सकते हैं ऐसे, आइसोमेरिज्म। इसको बर्जीलियस ने नाम दिया था इसका, बर्जीलियस ने इसका नाम दिया था आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। अगर मैं इन दोनों की, जैसे मैं C2H5OH लेता हूं, C2H5OH लिया और CH3OCH3 ले लिया, डाइमिथाइल ईथर, सही ना, ये दोनों ले लिए, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6O। चेक कर लो, दोनों के अंदर यही आ रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। या अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, तो उसमें स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, जैसे सिस ब्यूटुइन और ट्रांस ब्यूटुइन। इसमें आईयूपीएसी नेम सेम होगा, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट वो डिफरेंट होगा। यहाँ H, यहाँ CH3। ये सिस वाली फॉर्म जब आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है, और ये ट्रांस जब आइडेंटिकल ग्रुप क्या है, ऑपोजिट साइड। चाहे तुम H के रिस्पेक्ट में चेक कर लो या मिथाइल के रिस्पेक्ट में। तो या तो आइसोमर्स क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, जैसे C2H6 हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो या स्पेशल अरेंजमेंट्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो या स्पेशल अरेंजमेंट्स। एंड आल्सो दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, डिफरेंट होंगी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, डिफरेंट। जैसे अगर मैं बात करूं इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर, सबको पता है इथेनॉल में O और H आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, वो सब क्या होंगे, ज्यादा होंगे। किससे, डाइमिथाइल ईथर से, डाइमिथाइल ईथर से ज्यादा होंगे। तो ये इस तरह से डिफरेंस आया था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। कम से कम एक फिजिकल और या केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाएगा। तो यही डेफिनेशन है इसकी। आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या है, आइसोमर्स या कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और स्पेशल अरेंजमेंट्स, but different structures or spatial arrangements, SP यानी 3 dimensional arrangements, different structures or spatial arrangements, and differ in their physical and chemical properties, and also differ in their physical and chemical properties। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आएगा जिनके, सही है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा जिनके। तो ये आइसोमरिज्म है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और स्पेशल अरेंजमेंट्स ड्यू टू विच दे डिफर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी जो दी है आइसोमरिज्म की। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। एग्जांपल मैंने एक ले लिया यहाँ पे, जैसे इथेनॉल तो डाइमिथाइल ईथर, ये दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन देखो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, डिफरेंट। एक में अल्कोहल है तो दूसरे में ईथर, एक में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो दूसरे में क्या आ गया, ईथर, है ना, एक में अल्कोहल तो दूसरे में ईथर आ गया। तो ये ध्यान रखना है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया, जैसे बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, मेल्टिंग पॉइंट इथेनॉल का, इसके अलावा सॉलिबिलिटी इथेनॉल की, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी सब इथेनॉल का ज्यादा होगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे ले सकते हैं इसके अंदर, केमिकल प्रॉपर्टीज से सोडियम से रिएक्शन कराऊंगा मैं, सोडियम से ये रिएक्ट कर जाता है इथेनॉल, फॉर्मिंग सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाफ H2, H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। लेकिन डाइमिथाइल ईथर में कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन O से अटैच नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये इनएक्टिव होगा, इनर्ट होगा, इट विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम, इनर्ट होगा टुवर्ड्स सोडियम। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सोडियम इज यूज्ड टू ड्राई ईथर बट नॉट इथेनॉल। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, सोडियम इज यूज्ड टू ड्राई ईथर बट नॉट इथेनॉल।
बिकॉज सोडियम रिएक्ट्स विद इथेनॉल, और ईथर को ड्राई नहीं कर पाएगा क्योंकि ईथर में अगर पानी है तो पानी से रिएक्ट करेगा। ईथर को, सोडियम यूज्ड टू ड्राई ईथर, ईथर को ड्राई कर देगा, अल्कोहल को ड्राई नहीं करेगा। ईथर को ड्राई कर देगा, अल्कोहल को ड्राई नहीं करेगा। तो क्योंकि सोडियम जो है इथेनॉल सिर्फ पानी से रिएक्ट करके उसको अलग करेगा, ईथर ड्राई हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह से फिजिकल और केमिकल डेफिनेशन मैंने बोल दिया, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर्स और स्पेशियल अरेंजमेंट्स एंड आल्सो दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। नया टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत बड़ा चलेगा टॉपिक है, कम से कम 20-22 घंटे इसमें भी लगेंगे, सही ना। अब इसका मैंने डेफिनेशन तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। स्ट्रक्चर्स डिफरेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंस। स्ट्रक्चर्स में मैंने बताया कैसे डिफरेंस आया, और प्रॉपर्टीज में कैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी, सरफेस टेंशन, ये सब बता दिया मैंने। और केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैंने एग्जांपल लिया इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर का, तो इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट कर गया लेकिन डाइमिथाइल ईथर रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्शन क्या होगी बताऊंगा मैं बाद में। HI से रिएक्ट कर जाता है बट इथेनॉल HI से रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियोआइसोमेरिज्म, स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसका और भी नाम होते हैं, नाम सुन लेंगे, मैं बाद में पढ़ाऊंगा तब डिटेल लूंगा। स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल और स्केलेटल किसी भी नाम से क्वेश्चन आता है। स्केलेटल आइसोमेरिज्म और लिंकेज भी कह सकते हैं इसको, स्ट्रक्चरल को। स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल और स्केलेटल और लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं नोट करेंगे एक बार। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन पोजीशन फंक्शनल, डी ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, मेटामेरिज्म, ये सब 11th के सिलेबस में है। टोटोमेरिज्म, F रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये 6 टाइप्स के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। मान लो एक ही कंपाउंड के अंदर 3-4 आइसोमेरिज्म हो रही हैं, एक ही कंपाउंड में 3-4 आइसोमेरिज्म हो रही हैं, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर इसका ध्यान रखेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर RTFMCP, ये मैं पहले भी बता चुका हूं एक बार। RTFMCP यानी अगर तो किसी कंपाउंड में रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी है और चेन आइसोमेरिज्म भी है, तो ऑप्शन अगर सिंगल चॉइस ऑप्शन है तो क्या मार्क करेंगे, रिंग चेन। सिंगल चॉइस है तो क्या मार्क करेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। किसी में चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन, ये बहुत बार आएगा, चेन और पोजीशन है तो चेन को प्रेफरेंस देंगे। तो इस तरह से ये प्रायोरिटी ऑर्डर है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। तो ये नोट करना है बिल्कुल, हर एक चीज नोट करते रहना। कोई चीज नहीं समझ आएगी तो पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद तब समझ आएंगी वो, इसे नोट करते रहना जरूर। 12th वाले तो स्पेशली बहुत ध्यान दें क्योंकि IIT में क्वेश्चंस और नीट में क्वेश्चंस स्पेशली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म से आते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया, इसको लेंगे भी डिटेल में सबको। फिर है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में मेन हम तो वैसे पढ़ते हैं कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल जिसको रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। कन्फर्मेशन लिखेंगे फिर AL, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरी है कन्फिगरेशनल जो मैं नीचे लिखूंगा अभी, कन्फिगरेशनल। और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ध्यान रखना कि, और स्टीरियो में एक बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर IUPAC नेम सेम रहेगा, सेम IUPAC ऑलवेज। इसके अंदर डिफरेंट आएगा IUPAC स्ट्रक्चरल में, इसमें सेम IUPAC आता है, सही ना, और सेम IUPAC आएगा इसमें। और कन्फर्मेशनल स्पेशली याद रखेंगे, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, दे आर नॉन, वर्ड यूज होता है नॉन आइसोलेबल। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आइसोलेबल, यानी जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो होते हैं ये सिर्फ रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड से बनते हैं, इसलिए हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, ये याद रखेंगे। डिटेल लेंगे इसकी सारी, बहुत टाइम लगेगा इसको करने में, लेकिन अभी बस सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उतना नोट कर लेना। फिर है, अब कंफर्मेशन बता दिया मैंने। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है
कन्फिगरेशनल, कन्फिगरेशनल। इसको चाहे तो दो पार्ट्स में कर सकते हैं, एक ज्योमेट्रिकल एक ऑप्टिकल। डायरेक्ट देखे एक ज्योमेट्रिकल एक ऑप्टिकल, लेकिन और अच्छे तरीके से ताकि ऑब्जेक्टिव्स में गलती ना हो, उसके लिए मैं दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर रहा हूं। एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स वो जो मिरर इमेजेस होते हैं, ये मैं हिंट दे चुका हूं सबको पहले। मिरर इमेजेस जो होते हैं उन्हें एनेंशियोमर्स बोलते हैं। मिरर इमेजेस जो होंगे उन्हें एनेंशियोमर्स, यानी जिनमें कायरल सेंटर हो। और दूसरा डायस्टीरोइसोमर्स, डायस्टीरोमर्स कह लो या डायस्टीरियो आइसोमर्स, डायस्टीरोमर्स या डायस्टीरियो आइसोमर्स। तो ये ध्यान रखेंगे, इसके अंदर दो हैं, एक ऑप्टिकल डायस्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर्स, और दूसरा इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। यहां पे आ गया ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इनको भी डायस, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को भी हम डायस्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, ये बताने के लिए सिर्फ ऐसे क्लासिफिकेशन दिया है। अदरवाइज अगर बुक्स में देखोगे तो ज्यादातर क्लासिफिकेशन कर रखा है कॉन्फ़िगरेशन का दो तरीके से बस, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये दो हैं सिर्फ, ये दोनों नहीं देखे बीच में, एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियो आइसोमर्स। बस ये डिफरेंशिएट हो जाएगा यहीं पे ही। तो ये पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन था किसका, आइसोमेरिज्म का। ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन है किसका, आइसोमेरिज्म का। जैसे अब 9-10 वाले बच्चे जो कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ इतना भी कर लेना कि चेन, पोजीशन और थोड़ा बहुत फंक्शनल क्या होता है, बस इससे ज्यादा भी जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया। अदरवाइज ये बहुत डिटेल में टॉपिक है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नोट करेंगे आगे। क्लासिफिकेशन में बता दिया, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो स्ट्रक्चरल में चेन, चेन पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और प्रायोरिटी ऑर्डर भी बता दिया था, आरटीएफएमसीपी, आरटीएफएमसीपी। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने लिया कन्फर्मेशनल, कंफिगरेशन। कंफिगरेशन में दो लिए एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स में फिर दो लिए ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट नोट करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहां से। अब दो मैं तुम्हें बताऊंगा, उसके बाद मैं, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक टर्म है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और इंडेक्स नंबर और अनसैचुरेशन नंबर। तो थोड़ा सा हिंट देके फिर मैं बताता हूँ वो क्या चीज है। चलो पहले करेंगे हम चेन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल के अंदर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर, जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होगा, डिफरेंट आईयूपीएसी नेम होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। इसमें हम पहला पढ़ रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन, अच्छा दूसरा नाम भी याद रखेंगे, चेन और न्यूक्लियर, चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। क्लियर, चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। इसके नाम से क्या पता लग रहा है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंस इन द लॉन्गेस्ट चेन होगा, डिफरेंस इन द लॉन्गेस्ट चेन। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर विल बी डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन। सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different carbon in the longest chain, different carbon atoms in longest chain। ये इसकी डेफिनेशन है। जैसे अगर मैं बोलूं कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए एल्केन के अंदर, कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए एल्केन के अंदर टू शो चेन आइसोमेरिज्म, कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए एल्केन के अंदर टू शो चेन आइसोमेरिज्म। 4। 4। कौन बोल रहा है, मुकुल। किसने बोला है, बोलो 9-10 वाले बच्चों में से कौन बोलेगा कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए। गर्व। हाँ गर्व बोल। सर 4। हाँ कैसे गर्व बता। सर 3 में तो कैसे भी अरेंजमेंट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी। हाँ देख, जैसे एक है तो शो करेगा ही नहीं, पर्यंत हाथ नीचे कर ले तू अपना। एक कार्बन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो है तो भी कुछ नहीं होगा, तीन है तो भी कुछ नहीं होगा, चार आएंगे तो ही चेन आइसोमेरिज्म होगी। चार कार्बन ये आ गए और एक, दो, ये तीन, ये हो गई चेन आइसोमेरिज्म। इसके लॉन्गेस्ट चेन में ब्यूटेन है ये, इसके लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, चार, इसमें लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं, तीन, तो ये चेन आइसोमर्स है। क्लियर हो गई बात करिए, ये क्या है दोनों चेन आइसोमर्स। कोई डाउट तो नहीं किसी को, बोथ दीज आर चेन आइसोमर्स, जिसमें लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो, कई बार लॉन्गेस्ट चेन में नहीं होता डिफरेंट, तो साइड चेन देखते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है,
अच्छा, अब यहीं पे मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ पोजीशन की, फिर दोनों एक साथ लूंगा। ये भी डिटेल में चलेगा टॉपिक, पोजीशन आइसोमरेज, जिसमें क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट देयर विल बी डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but difference in position of functional group or substituent. There is difference in position of functional group और substituent. ये दोनों मेरे को एक साथ लेना था इसलिए मैंने लिया है। अच्छा, अब ये तुमने बता दिया कि जो ब्यूटेन है इसके दो आइसोमर बन गए, एक ब्यूटेन और दूसरे का नाम क्या है, आइसोब्यूटेन या 2 मिथाइल प्रोपेन। आइसो वर्ड तुम्हें याद है, जब सेकंड पोजीशन पे क्या लगा होता है, सेकंड पोजीशन पे क्या लगा होता है जब मिथाइल ग्रुप, तो बोलते हैं आइसोब्यूटेन। सेकंड पोजीशन पे जब मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो क्या बोलेंगे उसको, आइसोब्यूटेन। अच्छा, आप बताएंगे इसके अंदर बस एक वो ध्यान रख लेंगे, एक एक्सेप्शनल केस जो है, जो आइसो ऑक्टेन होता है हमारा, आइसो ऑक्टेन, उसके अंदर ना ये स्ट्रक्चर बनता है, ये आइसो ऑक्टेन है, इसको ध्यान रख लेंगे। इसमें लगा है सेकंड पोजीशन 1 2, सेकंड पोजीशन में लगा हुआ मिथाइल ग्रुप, लेकिन आगे भी ब्रांचिंग है। दिस इज आइसो ऑक्टेन, क्लियर, आइसो ऑक्टेन। ये क्या है, आइसो ऑक्टेन, और ये कहां पे यूज होता है, ऑक्टेन नंबर के अंदर, ऑक्टेन नंबर में यूज होता है ये। तो क्या बोलते हैं इसमें, मैं एक हिंट देता हूं सिर्फ, परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन प्रेजेंट इन ए मिक्सचर ऑफ एन हेप्टेन एंड आइसो ऑक्टेन। ये भी नीट के पेपर में पूछा हुआ है डेफिनेशन इसकी। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ये पेट्रोल की क्वालिटी निकालने के लिए काम आता है ना, ये पेट्रोल की क्वालिटी निकालने के लिए काम आता है। तो डेफिनेशन क्या है, परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन, ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट इन ए मिक्सचर ऑफ, 8 कार्बन है टोटल, चेक कर लो इसके अंदर, प्रेजेंट इन ए मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन एंड एन हेप्टेन एंड एन हेप्टेन। एन हेप्टेन जो है ना, इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो होता है 0। एन हेप्टेन ये है, इसका ऑक्टेन नंबर कितना है, 0, ये 0 है, इसका ऑक्टेन नंबर 0 है। तो जितना ज्यादा हमारा ब्रांच्ड होगा, जितना ज्यादा साइक्लिक होगा, जितना ज्यादा एरोमेटिक होगा, उतना ज्यादा होता है ऑक्टेन नंबर। जैसे नोनेन है, उसका नेगेटिव होता है -45, -45 हो जाता है, और आइसो ऑक्टेन के आसपास 100 के आसपास मानते हैं, समझे कि नहीं। तो ये भी ध्यान रखना है इस चीज का, एरोमेटिक है तो उसका ऑक्टेन नंबर बहुत ज्यादा, साइक्लिक है तो भी ज्यादा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो भी 3rd नंबर पे, उसके बाद साइक्लिक है, फिर ये ब्रांच्ड है, उनके भी ऑक्टेन नंबर अच्छे खासे होते हैं। तो इसलिए अगर स्ट्रेट चेन है तो ऑक्टेन नंबर सबसे कम होता है, स्ट्रेट चेन का सबसे कम, फिर ब्रांच वाले का ज्यादा, ब्रांच वाले के बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले का, उसके बाद साइक्लिक वाले का, फिर एरोमेटिक वाले का। तो इस तरह से ऑक्टेन नंबर निकाल सकते हैं। ऑक्टेन नंबर किस लिए होता है, पेट्रोल की क्वालिटी निकालने के लिए, पेट्रोल की क्वालिटी निकालने के लिए, और डीजल की क्वालिटी के लिए सीटेन नंबर होता है। साइक्लिक वगैरह आ जाते हैं, साइक्लिक आ गया या फिर एरोमेटिक आ गए, इनके ज्यादा होते हैं सर। और सीटेन नंबर 1 होता है, ये सब मैं बाद में बता दूंगा, इसको छोड़ दो भैया। तो सीटेन नंबर होता है डीजल की क्वालिटी निकालने के लिए। सर एक बार सीटेन होता है सर 16 एक बार कार्बन ऑर्डर वाला। दोबारा बताना। ऑर्डर अभी तुम इतना हट लो, एरोमेटिक का सबसे ज्यादा होता है, ब्रांच का ज्यादा होता है, ये मैं बाद में टॉपिक लूंगा, इसको रहने दो भी। डेफिनेशन है परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन प्रेजेंट इन ए मिक्सचर ऑफ एन हेप्टेन एंड आइसो ऑक्टेन, एन हेप्टेन एंड आइसो ऑक्टेन, ये ऑक्टेन नंबर। ये हम आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं ना, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। और सीटेन नंबर किस लिए था, डीजल की क्वालिटी निकालने के लिए। इसमें उल्टा हो जाता है, स्ट्रेट चेन वालों को ज्यादा होता है, सही है, इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें स्ट्रेट चेन वालों का उसके जस्ट ऑपोजिट है। बोल क्या कहते सर हम हैं NF10 बोल रहे हैं तो वो प्योर है ना, हाँ हम प्योर NF स्ट्रेट चेन बोल वाला। रहे हैं तो वो प्योर, कोई एरोमेटिक प्योर कंपाउंड कैसे कह बोलेंगे रहा तो वो है प्योर ही दक्ष, होगा ना हाँ सर। किसी दो मतलब कंपाउंड्स का मिक्सचर नहीं है, तो ये उसमें प्योर का मतलब बोलना परसेंटेज क्या, निकाल रहे हैं, प्योर क्यों बोला जा रहा है, हाँ उसमें परसेंटेज 0 होगी ना फिर आइसोक्टेन की। आइसोक्टेन की परसेंटेज 0 होगी किसमें, अगर हम प्योर कोई भी कंपाउंड बोलेंगे तो
प्योर लेगा तो फिर सुन मेरी बात, ये है ना, मैंने बोला परसेंटेज ऑफ आइसोक्टेन प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ एन हेप्टेन एंड दिस आइसोक्टेन, इन दोनों के अंदर जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी इसकी, और ज्यादा परसेंटेज किसकी आएगी, आइसोक्टेन की आएगी, क्योंकि वो ब्रांच्ड है। और ऑर्डर इसका क्या होता है, परसेंटेज किस एरोमेटिक का चीज सबसे की ज्यादा होता है बोली? आइसोक्टेन की, आइसोक्टेन की। इसकी कितनी प्योर क्वांटिटी है, आइसोक्टेन बोलेंगे तो उसकी 100% होगी ना। अगर अकेले वही है तो फिर तो 100% ही हो गया। तो अगर प्योर कोई भी कंपाउंड है, जैसे आप बोल रहे हो एरोमेटिक, एरोमेटिक का ज्यादा होगा, उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी सबसे। अगर समझे लक्ष्य? एरोमेटिक ही है सिर्फ प्योर, तो उसमें तो बोल ही नहीं सकते परसेंटेज। हाँ, तो वो तो 100% ही हो गया, फिर तो 100% हो गया ना। ये मिक्सचर के अंदर चेक करते हैं दक्ष, मिक्सचर के अंदर जो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी होती है ना इंजन के अंदर, वो ज्यादा होगी अगर स्ट्रेट चेन वाले ज्यादा होंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक होंगे, ब्रांच्ड होंगे तो थोड़ी कम हो जाएगी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज। तो फ्यूल की क्वालिटी पता लगाने होते हैं तो हम ऑक्टेन नंबर जो है इसकी डेफिनेशन यूज करते हैं, और सीटेन नंबर होती है डीजल की क्वालिटी निकालने के लिए, और इसमें स्ट्रेट चेन वालों का ज्यादा होता है सीटेन। और ये सीटेन क्या होता है, 16 कार्बन वाला एल्केन जो होता है उसको सीटेन बोलते हैं, 16 कार्बन वाला एल्केन जो है उसको बोलेंगे सीटेन। और उसमें होता है जैसे सीटेन नंबर जो है डीजल की क्वालिटी निकालने के लिए होता है, परसेंटेज ऑफ सीटेन प्रेजेंट इन ए मिक्सचर ऑफ एन सीटेन एंड अल्फा नेप्थलीन, एंड अल्फा नेप्थलीन, नेप्थलीन के अंदर। नेप्थलीन पता ना क्या होता है, इसका एग्जैक्ट देखना पड़ेगा एक बार, लेकिन हाँ अभी ये कम पूछा जा रहा है, लेकिन हम मेडिकल के पेपर में पुराने में पूछा हुआ है ये नेप्थलीन जो है। तो सीटेन का जो परसेंटेज है वो ज्यादा होगा डीजल की क्वालिटी निकालने के लिए सीटेन नंबर। अभी छोड़ दे दक्ष इसको, इस टॉपिक को, मेन अभी हम कर रहे हैं चेन आइसोलेंस, पोजीशन आइसोलेंस। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे मैंने बोला पेंटेन, पेंटेन पेंटेन के कितने आइसोलेंस बनेंगे, कितने आइसोलेंस बनेंगे, निकालेंगे जल्दी से। 3 सर 3 तीन सब में पड़ा हुआ है, 3 आइसोलेंस बन जाएंगे इसके, 1 2, ये नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसो पेंटेन है, और ये बन जाएगा नियो पेंटेन। चेन आइसोलेंस बन गए इसके, कोई डाउट तो नहीं किसी को। नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। अब निकालेंगे हेक्सेन के कितने आइसोलेंस बनेंगे, C6H14, H तुम लोग लगा लेना जरूर, H छोड़ना नहीं है, C6H14, इसके कितने बनेंगे चेन आइसोलेंस निकालो, हेक्सेन के फिर हेप्टेन के, C7H16 निकालो, हेक्सेन के और हेप्टेन के जल्दी से चेन आइसोमर्स। हेक्सेन बोलूं? बोल मुकुल। हेक्सेन के 4, हेप्टेन के 5। चलो और कोई बोलेगा। सर हेक्सेन के 7। किसने बोला ये, सर सम्यक।
समझ। चलो और कोई ट्राई करेगा? सर हेक्सेन के 5 बनेंगे। हेक्सेन के 5। 4 किसने बोला है? कशिश। चलो 4 और किसी को बोलना है? देखो सर, हेक्सेन की बात करें अगर, अब चेन कम करते जाना तुम्हें। 6 है, नॉर्मल सीट है, नॉर्मल हेक्सेन है। ये क्या है? नॉर्मल हेक्सेन। अब मेरे को निकालना है क्या? इसके आइसोमर। अब 5 की चेन ले लो। 5 की ले ली तो मिथाइल एक बार यहां आ सकता है, इसको बोल देंगे हम क्या? आइसो हेक्सेन। हेक्सेन ये क्या हो गया? आइसो हेक्सेन। जब सेकंड पोजीशन में मिथाइल है, एक बार मिथाइल यहां आ सकता है 5 की चेन में ही। अब करेंगे 4 की चेन। 4 तो एक बार मिथाइल दोनों पोजीशन पे यहाँ पे आ गए। इसको क्या बोलेंगे? कोई भी बताएगा बच्चा? कोई भी बच्चा बता सकता है जिसने आईपीएससी पढ़ा हुआ है, इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। मुकुल तू रहने दे, बता। मैं बोल रहा हूँ कॉमन नेम, तू आईपीएससी बता रहा है। ये बन गए। और कौन बोलेगा? हाँ सही है, विधि बोला करो क्लास में। इसका नाम है नियो हेक्सेन। अब देखो इधर, अब जिसने भी आंसर दिया, 12th वाले बच्चों को आंसर बोलना है किसी को, कितने इसके चेन आइसोमर्स हैं? 5 है। 5 नहीं है इसके, ये चेन आइसोमर्स पूछे हैं, सर चेन। 3 है, 3। देखो इधर, पहले ध्यान देना इधर। अब जैसे मैंने बोला, इसमें हम ऐसे मेंशन नहीं कर सकते, ये पूछना पड़ेगा। फर्स्ट एंड सेकंड आइसोमर्स कोई बोलेगा तो तुम बोल सकते हो 5 है। आइसोमर्स कोई बोलेगा अगर, तो तुम कह सकते हो कि 5 है इसके। लेकिन चेन प्लस पोजीशन 5 है, चेन प्लस पोजीशन वो 5 है दोनों। देखो फर्स्ट एंड सेकंड कौन से आइसोमर्स हैं? चेन। सेकंड एंड थर्ड कौन से हैं? पोजीशन। पोजिशनल। पोजीशन। हाँ, सेकंड थर्ड क्या है? पोजीशन। फिर थर्ड एंड फोर्थ चेन। चेन। चेन, क्योंकि उसमें 5 है, नीचे 4 है। फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन। पोजिशनल। अभी समझ आ गया कि नहीं? फर्स्ट एंड फिफ्थ, चेन। फर्स्ट एंड फिफ्थ चेन। सेकंड एंड फोर्थ चेन। अब समझ आ गया कि नहीं? ऐसे ही तुम हेप्टेन के बनाओगे ना, तो हेप्टेन क्या, ये इसके 5 आ गए। हेप्टेन के बनाओगे अगर तो इसके आएंगे 9। बना लोगे कि नहीं? ये सर बोलो। सर ऐसा आइसोमर निकालने का कोई फॉर्मूला है कि कितने आइसोमर हो? नहीं 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 नहीं, वो तो थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसे। फॉर्मूला किसी का नहीं है, वो थोड़ा सा अगर मैं एक एच हटा के सीएल लगा दूं तो चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला ऐसा नहीं है, वो आगे ऑप्टिकल आइसोमर्स के, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के हैं फॉर्मूले कुछ, सबके नहीं है फॉर्मूले जैसे। सर चेन अच्छा, का आंसर फिर 3 बोलेंगे ना? चेन का दक्ष ऐसे ना पूछना पड़ेगा। हाँ 3 बोल सकता है तू, क्योंकि 6 5 4, तो इसमें ना चेन कोई पूछेगा नहीं अलग से, वो ऐसे पूछेगा कि ये दोनों क्या है, इस टाइप से। ओके सर। अच्छा, अब नेक्स्ट है, अब अगर हेप्टेन के मैंने कितने बोले? 9 है। ऐसे ही ऑक्टेन के कितने होंगे? C8H18 के ज्यादा बनेंगे कम बनेंगे? ऑक्टेन इसके बहुत ज्यादा बनते हैं, इसके बनेंगे 18।
ये इसको याद कर लो, ये बनेंगे नहीं वहां पे, ध्यान रखना चीज का। इसके 18, अब C9H20 35 आइसोमर्स। डेकेन के C10H22 75 आइसोमर्स। तो इसलिए ना इसको याद ही रख लो, इसको हम नहीं कर सकते ऐसे, चेन प्लस पोजीशन आइसोमर्स इसके, सही ना। तो उसको ध्यान रखना, चेन प्लस पोजीशन का एक हिंट दिया है। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ, नेक्स्ट देखना। अब जैसे मैंने बोला चलो इसके बताओ कितने बनेंगे आइसोमर्स। C5H11, मैंने बोला पेंटेन के तुमने आइसोमर बना लिए, तुम बताओ पेंटाइल ग्रुप के कितने आइसोमर बनेंगे, पेंटाइल ग्रुप के निकालो जल्दी से। पेंटाइल ग्रुप के कितने आइसोमर बनेंगे? तीन विधि का आंसर आ गया। पेंटाइल ग्रुप के आइसोमर्स, हाँ दक्ष सही है। पेंटाइल ग्रुप कैसा भी होता है, ब्रांच भी होता है, किसी फॉर्म में भी होता है। कुणाल का 7, तुषार 8। चलो देखेंगे एक बार पेंटाइल ग्रुप के आइसोमर्स। ध्यान देना इधर, पेंटाइल ग्रुप मैंने पहले बनाया पेंटेन, फिर बनाया आइसोपेंटेन, फिर बनाया नियोपेंटेन। अब ध्यान देना, अब पेंटेन के अंदर पेंटाइल बनाना है, यानी कहीं से भी हम एच हटा सकते हैं। मैं एच यहां से हटाऊंगा तो एक आइसोमर, नॉर्मल पेंटाइल है ये, नॉर्मल पेंटाइल यहां से हटाऊंगा तो ये एक आइसोमर हो गया, समझिए कि नहीं। इसके 3 बनेंगे टोटल, एक बार यहां से हटाया, एक बार हटाया, ये मत हटाना, यहां से हटाया तो दूसरा, और एक बार हटाया यहां से तो तीसरा। 3 जगह से हम एच हटा सकते हैं, इसलिए इसके 3 बनेंगे जो नॉर्मल पेंटेन है। समझ आया कि नहीं, ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। दूसरा, इस केस में कितनी जगह से हटा सकते हैं, इस केस में कितनी जगह से हटा सकते हैं? इधर से हटाओ, 3 इधर से हटाओ, एक ही बात है। 3 नहीं 4 से, इधर इधर से एक ही बात है। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा होगा। 4 बन जाएंगे इसमें, आइसोपेंटेन में 4, और इसमें तो सिर्फ एक ही जगह से हट सकता है, कहीं से हटाओ एक ही बात है। तो टोटल बनेंगे 8 आइसोमर्स। नहीं समझ आया? बोलो। सर ये समझ नहीं आया। किसको समझ नहीं आया? गर्व? यस सर। अच्छा गर्व, देख बहुत सिंपल सी बात है, देख गर्व, अगर मैं इस क्वेश्चन को, अच्छा ये 11th वाले बच्चों में किसी को डाउट है कोई? 11th वाले बच्चों में से, 11th वाले बच्चों में किसी को कोई डाउट है? चलो एक बार देखते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं दोबारा। देखो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज कैसे हैं। एक बार ये हट जाए, एक वैलेंसी ये फ्री छोड़ी मैंने यहाँ पे, एक बार यहां वैलेंसी फ्री छोड़ दी,
और तीसरा केस थर्ड पे वैलेंसी फ्री छोड़ दी। अभी भी कर्व क्लियर नहीं हुआ? इससे 3 बन गए। वाला होगा। हाँ सर होगा गर्व कि ऐसे ही इसकी फॉर्म में और भी तो बना सकता हूँ। मैंने तो ये एक स्ट्रेट वाली दिखाई है तेरे को, इसकी फॉर्म में और भी दिखा सकता हूँ ना। एक फॉर्म ये वाली आइसो वाली और एक फॉर्म ये वाली, तो इनके सबके बनाने पड़ेंगे ऐसे वैलेंसी खाली करके। और अगर अब भी समझ नहीं आया ना तो इससे और बेटर क्वेश्चन, इससे बेटर क्वेश्चन क्या होगा, अगर मैं तुमसे बोलूं C5H11Cl इसके टोटल आइसोमर्स बनाओ, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। C5H11Cl कितने आइसोमर्स बनेंगे इसके? सर इसके भी 80 बनेंगे। हाँ अब समझ आ गया गर्व तेरे को? यस सर। हाँ तो इस तरह से निकालना है, सही ना? इस तरह से निकालेंगे कि कैसे बने इसके 8 आइसोमर्स बनेंगे टोटल, बना लेंगे सब ये। अब मैंने बोला जैसे चलो एक दो और लिख लेते हैं। प्रोपाइल ग्रुप के आइसोमर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? प्रोपाइल ग्रुप के, और बनेंगे तो कितने बनेंगे प्रोपाइल ग्रुप के? बोलो प्रोपाइल ग्रुप के आइसोमर बनेंगे कि नहीं? हाँ सही है। देखो देखो उधर, ये प्रोपाइल का एक आइसोमर सर 2 और एक ये दूसरा। हाँ 2 बनेंगे सिर्फ, एक नॉर्मल प्रोपाइल एक सेकेंडरी प्रोपाइल। जैसे मैंने Cl लगा दिया यहाँ पे, तो तुम 2 ही तो बनाओगे आइसोमर्स के, तो 3 कार्बन में ये पॉसिबल है इस तरह से नॉर्मल प्रोपाइल के। ब्यूटाइल ग्रुप के बनेंगे आइसोमर्स की नहीं? C4H9 और कितने बनेंगे ब्यूटाइल ग्रुप के आइसोमर्स? बोलो ब्यूटाइल ग्रुप के आइसोमर्स कितने बनेंगे? कुणाल 5 आया आंसर। चलो देख, सर 4 देखो उधर ब्यूटेन बनता है। हाँ 4 सर आएगा 4 आंसर, सही है। हाँ बिल्कुल सही है गर्व, 4 आएगा आंसर। देखो उधर ये 2 बनेंगे पॉसिबिलिटी, इसमें पॉसिबिलिटी एक ये यहाँ वैलेंसी फ्री छोड़ दो और एक बार वैलेंसी फ्री यहाँ छोड़ दो, 2 ही तो बनेंगे सिर्फ। और इस वाले केस में एक बार वैलेंसी यहाँ फ्री छोड़ दो और एक बार वैलेंसी फ्री यहाँ छोड़ दो, 2 ही तो बनेंगे। ये समझिए कि नहीं? तो इसलिए 4 आइसोमर्स टोटल बनेंगे, 4 आइसोमर्स। समझिए कि नहीं है? अगर मैं ऐसे ही तुम्हें दे दूं ना हेक्सेन, हेक्साइल, इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? C6H13 वैलेंसी फ्री। अब इसको निकालना टफ पड़ जाएगा, क्योंकि पहले तुम बनाओगे हेक्सेन के आइसोमर्स, हेक्सेन के बनाने के बाद फिर इसके ट्राई करोगे, समझिए कि नहीं? और इसके बनेंगे 17 आइसोमर्स। ट्राई कर लेना, अभी करते स्टार्ट क्लास।